नमस्कार। स्वागत है आज की क्लास 11 इनकम टैक्स में। और हम चैप्टर सैलरी की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने अलाउंस पूरे कंप्लीट कर लिए थे। और फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक था प्रॉफिट इन लिeu इन सैलरी। तो हम जानना चाह रहे थे कि कुछ सैलरी को के स्थान पर दूसरे अन्य लाभ दिए जाते हैं, उनके बारे में क्या हमारे रूल्स है, क्या रूल्स रेगुलेशन हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बताता है। अब देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हमने अर्न लीव सैलरी और ग्रेचुटी। तो अर्न लीव सैलरी के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, इसका रूल्स था तो हमने पूरा स्टडी कर लिया था। उसके ऊपर हमें एग्जाम्पल की स्टडी करनी थी। इसके बाद में हम आगे आज ग्रेचुटी की भी स्टडी करेंगे। अब देखिए, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, ये सबसे पहले अंडर सेक्शन 73 का टैक्सेबल बताया था। अब अर्न लीव सैलरी आपको मैंने बताया था कि हम हर व्यक्ति को सालाना कुछ लीव्स मिलती है, कुछ पर ईयर। तो वो उनको चाहे तो उसी समय यूज कर सकता है, नहीं तो उसके अकाउंट में इकट्ठी हो जाएगी। फिर अकाउंट में जब इकट्ठी हो जाएगी तो रिटायरमेंट के टाइम पर उनका एक साथ पेमेंट ले सकता है। अब ड्यूरिंग द सर्विस, यदि मान लीजिए आपके कुछ रूल नंबर 1 था कि ड्यूरिंग द सर्विस यदि आप लेते हो तो ये फुली टैक्सेबल होगा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में दो अलग अलग कंडीशन थी कि ये एग्जाम था जो सेंट्रल गवर्नमेंट था, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे या हाफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, लोकल बॉडीज़ के एम्प्लॉयज़ थे, उनके लिए कुछ रूल्स थे हमारे पास में। और उसके बाद में हमने ABCD 4 चीज़ें डिस्कस करी थी। तो एक के अंदर आप हमेशा ध्यान रखें वही अमाउंट आएगी जो उस संबंधित जो भी हमने अमाउंट ली है। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कर लेना इसे, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कर लेना। यहाँ पर थोड़ी कमी है, यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कर लेना इसे। इसके बाद में हमने बताया था कि एवरेज मंथली सैलरी निकालेंगे हम, उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 10 महीने की आपकी सैलरी कितनी बनती है वो बी के अंदर डिस्कस करेंगे। और इस सिनारियो को मैंने थोड़ा सा हमको चेंज कराया था कि आप इसमें ये से करें, इसे बी माने, इसे बी माने और इसे सी माने, ठीक है। और या एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कर ले, मैं इसे रिसीव्ड। देखिए कैसे, ए एक्चुअल अमाउंट है, बी हो गया 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये मैक्सिमम लिमिट है। कभी कभी सामान्य तो यही पूछ लेता भाई आप बताइए कि गवर्नमेंट को लिमिट कितनी है मैक्सिमम, तो 3 लाख। फिर 10 इंटू मल्टीप्लाई एवरेज मंथली सैलरी आएगा, सी पॉइंट। फिर डी होगा सैलरी ऑफ बैलेंसिंग अर्न लीव्स की। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास में ना कितनी सैलरी लीव बची हुई है। तो उस लीव्स जो भी बची हुई है, जैसे 250 लीव बची हुई है, 300, 350, 400, तो उनका कितना पेमेंट आपको बनना चाहिए ऑन एवरेज सैलरी बेसिस, जो भी आपके एवरेज सैलरी बेसिस है उसके ऊपर। अब रूल नंबर 3, ड्यूरिंग द सर्विस। यदि ड्यूरिंग द सर्विस हमने बताया कि टैक्सेबल है, लेकिन फिर भी डेथ ऑफ एम्प्लॉय हो गई है किसी कारण से, डेथ के कारण यदि यहाँ पे ना लेना पड़ रहा है किसी एम्प्लॉय को और वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो फिर उसके लिए क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी, वो कर मुक्त मानी जाएगी। नेक्स्ट है किसी, अब कुछ इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने ऊपर स्टडी करी है। जैसे सैलरी से सैलरी का क्या मतलब है, यहाँ पर सर्विस और पीरियड से क्या मतलब है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमें यहाँ डिस्कस करनी थी। देखिए, पहले किसी एम्प्लॉय के 1 वर्ष की सेवा के लिए मैक्सिमम 30 दिन लिए जाएंगे। मान लीजिए कि जो लीव्स के जो डेज की बात करें यहाँ पर हमारे हम पर ईयर मैक्सिमम लीव है वो कितनी मिलेगी, 30, ठीक है। एवरेज सैलरी है ऑन बेसिस लास्ट 10 मंथ सैलरी, डेट टू डेट चलेगी। यदि मान लो आपको 15 को रिटायरमेंट हुआ तो 15 से 15 काउंट करेंगे, 16 के बाद 16 काउंट करेंगे। ये नहीं लास्ट मंथ का जो 30 या 31 था उसको हम खत्म कर देंगे, हम डेट टू डेट चलेंगे इसके अंदर ऑन द लास्ट 10 मंथ। सैलरी HRA वाली है, HRA वाले बताया बेसिक DA मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो और कमीशन यदि फिक्स हो तो केवल प्राप्ति आधार पर टैक्सेबल है। मतलब नॉर्मली इनकम टैक्स बोलता है कि प्राप्ति और जो रिसीविंग और अर्निंग दोनों से जो पहले हो उसके अकॉर्डिंग टैक्सेबल है, लेकिन ये केवल रिसीविंग आधार पर टैक्सेबल है। केवल पूर्ण वर्ष की सेवा गिने जाएंगे, 15 वर्ष 10 माह है तो हम 15 वर्ष की सेवाई काउंट करेंगे। ये रूल्स मैंने बड़ी स्पीडली हमको 2-3 मिनट के अंदर वेरीफाई कर दिया, वापस से रिविजन कर दिया है। अब आज हम इसका क्वेश्चन करेंगे। आपको डीपली यदि प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर तो पहला वाला मेरे प्रीवियस वीडियो क्लास नंबर 10 का देखें, उसके अंदर मैंने आराम से इसको समझाया हुआ है लास्ट में। अब देखिए, त्रिवेदी जो किसी एक निजी कंपनी का कर्मचारी है, ठीक है, ये प्राइवेट एम्प्लॉय है। सबसे पहले बात है क्या मानेंगे आप, प्राइवेट एम्प्लॉय। तो आपका जो रूल नंबर 1 है वो तो एप्लीकेबल होने वाला ही नहीं है। रूल नंबर 1 क्या कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उनके लिए, तो उनके लिए तो फुली एग्जाम्प्ट था। तो हम मतलब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम 1 सेंटेंस के अंदर आंसर देते हैं कि सब आपके इनकम एग्जाम्प्ट है। इसके बाद में बात करते हैं 30 जून 2018 को कंपनी से 10 वर्ष, सॉरी कितना था, 25 वर्ष, हाँ 25 वर्ष 10 माह की सेवा कर निवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के समय उस नियोक्ता से 5,40,000 अर्जित अवकाश का वेतन प्राप्त हुआ। मतलब रिसीविंग अमाउंट है आपकी, जो पहला ए ऑप्शन हमारा था रिसीव्ड अमाउंट वो है 5,40,000। तो ये आंसर तो हमारे पास मिल ही गया। अब हमारे पास में हमने देखो ये यहाँ पर बताया कि 25 वर्ष और 10 माह की, मतलब 25 ईयर्स और 10 मंथ्स की हमने सर्विस करी है। तो इस केस के अंदर हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पर कंप्लीटेड जब ईयर काउंट करेंगे तो हम वो केवल काउंट करेंगे 25 ईयर्स, क्योंकि हम 10 माह को छोड़ देंगे। हमने ऊपर एक जगह लिखा हुआ अभी ऊपर 10 वर्ष, सॉरी 15 वर्ष 10 माह का मतलब 15 वर्ष ही माना जाएगा।
तो हम मंथ्स की कैलकुलेशन को छोड़ देंगे, हम पूरे कंप्लीटेड ईयर ही काउंट करेंगे। अब देखिए इसके बाद में आगे इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि सेवा निवृत्ति मतलब जो रिटायरमेंट के समय है प्रति माह वेतन 24,000 रुपये। तो रिटायरमेंट के टाइम है वो 24,000 रुपये आपका सैलरी थी, ठीक है। 1 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2000 तक वेतन 22,000 रुपये प्रति माह था, तत्पश्चात 24,000 रुपये प्रति माह था, ठीक है। तो अब उनका रिटायरमेंट हुआ था 30 जून को, तो ठीक है 30 जून 18 को रिटायरमेंट हुआ ना, ऊपर लिखा हुआ था। तो हम 28 फरवरी तक तो आपका पेमेंट कितना है 22,000, फिर बाद में कितना हो जाएगा 24,000। इसमें शायद मैंने एक चीज़ बताई है या नहीं बताई, मैं एक बार ऊपर जाना चाहूँगा वापस। हाँ, एवरेज सैलरी लास्ट 10 मंथ बता दी, ओके ठीक है। आ जाइए अपने क्वेश्चन पर। तो सेवा में की अवधि में ली गई छुट्टियां बताई गई है आपको कि सेवा की अवधि में आपने छुट्टियां ले ली थी, 15 महीने की छुट्टी ले ली। प्रत्येक पूर्ण वर्ष पूरे मतलब कंप्लीटेड वर्ष के लिए जो आपके मान्य अवकाश अवधि है वो बताई गई है, आपको कितना मिलेगा 1.5 मंथ मिलेगा। अब तो देखिए यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप की कैलकुलेशंस होगी। हमें क्या है जो बेसिक फॉर्मेट है वो याद रखना है, ABCD जो पॉइंट्स है वो हमें याद रखने हैं। तो हमारा ए पॉइंट था कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव। तो मैं यदि यहाँ बात करूँ मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि ए, तो ए का आंसर होगा यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट रिसीव, और वो कितना का 5,40,000। बी मैंने बताया था जो मैक्सिमम लिमिट है आपकी, तो मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर 3 लाख होती है हर केस के अंदर। तो ये हमारे 2 आंसर कंप्लीट हो गए। तो आप इसे एक अलग से लिख लीजिए, आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक्चुअल ऑप्शन ए में एक्चुअल अमाउंट रिसीव 5,40,000, बी मैक्सिमम लिमिट है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, तो वो कितनी हुई 3 लाख रुपीज़ हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं सी पॉइंट पे। सी पॉइंट था ऐसे, सी पॉइंट था कि 10 मल्टीप्लाई बाय द एवरेज मंथली सैलरी, एवरेज मंथली सैलरी। तो सबसे पहले बात हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज मंथ सैलरी। और एवरेज मंथ सैलरी के बारे में बताया गया था कि एवरेज मंथ जो सैलरी आप निकालें काउंट करेंगे वो लास्ट 10 मंथ्स की काउंट करेंगे। कितने, लास्ट 10 मंथ्स की। तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा, देखो हमारा रिटायरमेंट का 30 जून को हो रहा है, तो जून से पहले आप काउंट करेंगे, तो जून से मतलब लास्ट 10 मंथ काउंट करेंगे, तो जून से पहले मई आएगा, फिर अप्रैल आएगा, उससे पहले मार्च आएगा, फेब, जनवरी, तो ये 6 मंथ तो ये हो गए। और फिर जनवरी हो गया, फिर हो गया आपका दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर और सितंबर। तो सितंबर से आपके काउंट होंगे, तो आप जो वापस काउंट होंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हाँ पूरे 10 मंथ्स हो गए आपके। तो 10 मंथ्स की हमें एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी। अब देखो एवरेज मंथ सैलरी, अब आप नीचे वर्किंग नोट पर जाएंगे, मतलब 4-5 लाइनें छोड़कर नीचे वर्किंग नोट पर जाइए। अब वर्किंग नोट के अंदर हम सबसे पहले एवरेज मंथली सैलरी निकालते हैं। देखिए कैसे। अब हमारे यहाँ पर देखो सैलरी के सबसे पहले क्वेश्चन को वापस रिपीट करता हूँ कि हमारे यहाँ सैलरी साल भर में एक जैसी नहीं रही है। सबसे पहले बताया गया सेवा निवृत्ति के समय हमारे पास 24,000 रुपये थी, ठीक है। लेकिन 28 फरवरी तक, 28 और 18 तक हमारी कितनी थी, 22 थी। अब हमने देखो हमारा जो 10 मंथ हम काउंट कर रहे हैं वो हमारा 10 मंथ आ रहा है सितंबर 17 से आपको काउंट करना पड़ेगा जून 18 तक। आपके 10 मंथ्स यहाँ से यहाँ काउंट हो रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि सितंबर में क्या सैलरी थी, अक्टूबर में क्या सैलरी थी, नवंबर में क्या सैलरी थी, सबकी अलग अलग सैलरी वो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ बताया गया कि 1 मार्च 17 से और 28 फरवरी 18 तक, मतलब हम सितंबर में हमारा इसी में आ रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक हमारी सैलरी 22,000 पर मंथ थी। तो क्योंकि सितंबर से हमें काउंट करना है ना, तो हम यहाँ मार्च से बताई हुई ये सैलरी, तो मार्च से तो छोड़ो, हमें कम से काउंट करना है सितंबर से। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक हमारी सैलरी कितनी है 22। और यहाँ तक मैंने मंथ गिनूंगा तो यहाँ तक मेरे आ रहे हैं 6 मंथ। तो स्टार्टिंग है 6 मंथ, कब से कब तक, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इसे सितंबर से और 2 फरवरी तक 6 मंथ तक मेरी सैलरी थी 22,000, ठीक है। इसके बाद में दूसरी बात का फरवरी खत्म हो गया। फरवरी के बाद में आगे क्या सैलरी, आगे 24,000 सैलरी, क्योंकि सेवानिवृत्ति के समय प्रतिमाह यह बताया गया ऊपर कि रिटायरमेंट टाइम में आपको 24,000 पर मंथ सैलरी थी। तो फिर आगे के 4 मंथ्स बताए होंगे, तो 4 मंथ्स 10 मंथ्स में काउंट करें, आगे 4 मंथ्स ही बचेंगे, चाहे आप काउंट भी कर सकते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 मंथ्स हो गए, और कितनी हो गई वो 24,000। तो इन दोनों का आप कैलकुलेशन करेंगे तो इससे आपका आंसर आएगा। तो इससे आपकी एवरेज मंथली सैलरी निकल कर आएगी। तो इसका तो आएगा हमारा 132,000 आएगा इसका, तो और 24,000 96,000 इसका आएगा आंसर। तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो टोटल आ जाएगी आपकी क्या सैलरी बन रही है। एक बार मैं इसे नीचे बताता हूँ, इसमें आंसर भी है, तो मैं वहाँ पर आपको बताता हूँ कैसे सोल्व कर रखा होगा इन्होंने। देखिए वर्किंग नोट्स पर जाइए आप, कहाँ पर ये रहा। एक देखो लास्ट की 10 मंथ सैलरी आपको बताई गई थी। लास्ट 10 मंथ सैलरी के बारे में हम लेना, तो हमने बताया था कि सितंबर से 30 जून होगा। तो पहले स्टार्टिंग के 6 मंथ तक तो 22,000 होगा, फिर 24,000 होगा, बटे 10 मंथ्स का वो डिवाइडेशन करेंगे तो एवरेज मंथली सैलरी आ गई 22,800, ठीक है। एवरेज मंथ सैलरी के लिए आ गई 22,800। तो हमने ए पॉइंट लिख लिया था, ऊपर बी पॉइंट लिख लिया, सी पॉइंट लिखा था। सी के अंदर बताया था कि 10 मल्टीप्लाई बाय करेंगे आप एवरेज मंथली सैलरी, और वो कितनी है 22,800।
तो आपका आंसर इसका जो 10 से मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर निकालना चाहेंगे, तो सी पॉइंट का आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर। सी पॉइंट का आपका आंसर क्या आएगा? सी पॉइंट का आंसर है 10 मल्टीप्लाई बाई 22,800, तो आपका आ गया 2,28,000 आपका आंसर गया सी पॉइंट का। तो ए का आंसर आ चुका था, बी का आंसर 3 लाख था, ए का आंसर 5,40,000 था, बी का आंसर, सी का आंसर आ चुका था। अब कैलकुलेशन होगी तीसरे वर्किंग नोट की। तीसरा था कि आपके पास में कितना बैलेंस बचा हुआ है, बैलेंस ऑफ लीव, और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सैलरी कितनी थी उससे अपन मल्टीप्लाई बाई कर देंगे, तो हमारा आंसर बनेगा, जो भी आंसर आएगा वो हमारी लिमिट आंसर आएगी। अब देखो ये भी एक अच्छी कैलकुलेशन है, इसको आप बड़े प्यार से समझेंगे। देखिए कैसे आपको बता कि बैलेंस कितना बचा हुआ है लीव का हमें बैलेंस काउंट करना है ना, तो लीव्स का बैलेंस का कैलकुलेशन करेंगे कैसे। और आपको ये भी एक टर्म कंडीशन बताई गई थी कि हम मैक्सिमम हम पर ईयर जो काउंट करेंगे वो मैक्सिमम 30 डेज़ की पीएल काउंट करेंगे, जो लीव्स है 30 डेज़ की काउंट करेंगे, चाहे वो ज़्यादा देते हो, चाहे 40 की देते हो, 45 की देते हो, लेकिन मैक्सिमम हमारी लिमिट कितनी रहेगी? हमारी मैक्सिमम लिमिट रहेगी 30। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन के अंदर 25 दे रखा है कि 25 व्यक्ति मिलती है, 15 मिलती है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उससे 1.5 मंथ मिलती है, 1.5 मंथ मतलब 45 डेज़ के लिए मिलती है। हम जैसे मैं ऊपर चलता हूँ वापस क्वेश्चन के अंदर आ जाइए, ये रहा, देखो ड्यूरिंग द सर्विस उसने कितनी लीव्स ले ली? 15 मंथ्स की लीव्स ले ली उसने, और प्रत्येक पूर्ण वर्ष अवधि के लिए मान्य अवकाश बताया गया 1.5 माह का अवकाश से बताया गया है। तो ठीक है, देखो यहाँ बताया 1.5 माह। तो देखो पहली बात तो ये इन्होंने 1.5 माह बोल दिया होगा, मतलब इन लोग ये बोल रहे हैं कि हमें 45 डेज़ के लिए, डेज़ में यदि काउंट करो तो 45 डेज़ बोले, लेकिन हमारा रूल्स ये था कि मैक्सिमम 1 ईयर के कितने मिलेंगी? 30 लीव्स ही आमले से सेंक्शन होगी आपको अकॉर्डिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो 30 आपको 25 वर्ष और 10 माह की सैलरी आपने सर्विस पूरी करी। तो हमने बताया था कि हम केवल कंप्लीटेड ईयर ही गिनेंगे, तो 25 गिनेंगे। तो आप यहाँ पर गिनेंगे 25 के बाद 750 डेज़ आ रहे हैं आपके आंसर। कितने आ रहे हैं? 750 डेज़। ये कोई परेशानी इसमें? ये मैक्सिमम है आपकी, कि आपको मैक्सिमम इतनी ही मिलनी चाहिए थी। ठीक है, आप वापस से काउंट कर देंगे, या तो आप इसे मंथ्स में भी काउंट करते हैं, मंथ्स में काउंट कर वापस 30 का डिवाइड कर देंगे अपन वापस, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है हमारे पास में, कि एक ईयर पे हमें 30 डेज़ की मिलेगी। 30 डेज़ मल्टीप्लाई बाई यहाँ बताएगा 45 डेज़, यहाँ आंसर दिया, क्वेश्चन दिया 45 डेज़, लेकिन हम 45 नहीं करेंगे, हमारे मैक्सिमम लिमिट ही हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि 30 डेज़ ही रहने वाली है आपको। ये रूल्स के अंदर लिखा होता कि आपको पर ईयर पर केवल 30 डेज़ की मैक्सिमम काउंट करेंगे, चाहे कंपनी आपको कितना ही देती हो। तो हम 30 डेज़ और आपकी ईयर सर्विस ऑफ ईयर्स बताए गए 25 ईयर्स प्लस 10 मंथ्स बताए गए, तो हम 10 मंथ्स को छोड़ देंगे, पूरे हम कंप्लीटेड ईयर ही लेते हैं 25, तो 730 डेज़ हो गए। और उससे मैं ये भी बोल सकता हूँ, और इसे मैं मंथ्स में लिखना चाहूँ तो मंथ्स के अंदर यहाँ 1 मंथ 30 डेज मतलब 1 मंथ होता है, इससे मल्टीप्लाई 25, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि 25 मंथ्स की बात हो सकती है। हमें मैक्सिमम अलाउ कितना हुआ? 25 मंथ्स, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन और क्वेश्चन मंथ्स में दी हुई है, तो उसे भी मतलब आपको पूरा फिगर या डेज में कन्वर्ट कर लीजिए, पूरा फिगर मंथ्स में कन्वर्ट कर लीजिए, उसका कोई आपको इशू नहीं है। मैं कैसे क्लियर करें, तो देखिए, तो हमें जो अलाउेबल इनकम टैक्स अकॉर्डिंग वो है 25 मंथ्स की अलाउेबल, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो देखिए 25 के लिए आपके मैक्सिमम अलाउ हो गई है, तो ठीक है। अब इसके बाद में ना आपको बताया गया कि हमने कंज्यूम कर लिए 15 मंथ्स की, ये मंथ्स के अंदर कर चल रही कैलकुलेशन, ये भी मंथ्स की 15 मंथ्स की कैलकुलेशन, तो बैलेंस कितना बचा फिर आपका बैलेंस बच गया 10 मंथ्स का। ठीक है, डेज में करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि 300 डेज़ का बैलेंस बच गया। ठीक है, क्योंकि 30 डेज़ होते हैं तो वो बच गया। तो आपके पास में 10 मंथ्स आ गए, या आप चाहे तो 10 मंथ्स में ले सकते हैं, आप चाहे डेज़ में ले सकते हैं, किससे कोई आंसर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपका, वो तो आप देखिए। अब आपका 10 मंथ्स आप अभी एक बार के लिए आ गए कि आपके 10 मंथ्स का बैलेंस बचा हुआ है। अब 10 मंथ्स का बैलेंस बचा हुआ है, तो हमारा डी जो पॉइंट था, डी पॉइंट में ये था, डी पॉइंट ये बोलता था कि आपके पास बैलेंस कितना बचा हुआ है लीव्स का, है ना, और मल्टीप्लाई बाय कर दीजिए एवरेज मंथली सैलरी से, एवरेज मंथली सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन उसका, तो उसका आंसर आ जाएगा हमारा। तो हमारे पास में बैलेंस बचा हुआ है 10 मंथ्स का, और 1 महीने की। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ मंथ्स लिए, तो हम भी यहाँ सैलरी भी 1 मंथ की लेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर डे की सैलरी लेते, और 1 मंथ की एवरेज सैलरी हमारे 22,800 आई थी, हमने पहले कैलकुलेट कर ली थी, हमने करा था ना, 6 मंथ का 4 अलग, 4 मंथ का अलग। तो हम यहाँ पर इसका आंसर दे देंगे, तो इसका आंसर भी वापस वही आ रहा है जो सी पॉइंट का आंसर आया था, 2,28,000 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, यदि आपको समझ नहीं आया तो वापस हम रिपीट करेंगे, बार बार लोग जो ऊपर रूल्स है उसको पुराना वीडियो को देखेंगे, उसको रूल्स को पहले रिटर्न डाउन कर लिया होगा हमने कॉपी के अंदर, तो उससे समझते हुए धीरे धीरे चलेंगे।
ठीक है। तो यहाँ बैलेंस हमारा 10 मंथ्स का आया, 10 मंथ्स के बाद एवरेज मंथली सैलरी 22,800 थी हमारी, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ मंथ्स लिया है तो यहाँ मंथली सैलरी देंगे, ये मंथली सैलरी, यहाँ भी मैंने मंथ्स लिया। यहाँ डेज लेंगे तो फिर इसके ये भी डेज पर डे का पेमेंट लेंगे फिर अपन, है ना। लेकिन अपन नॉर्मली अच्छी कैलकुलेशन यही रहेगी कि हम मंथ्स के अंदर से काउंट करें। या भी मंथ्स का भी पॉइंटों में भी आ सकते हैं, 2.5 भी हो सकते हैं मंथ्स, 10.5 भी हो सकते हैं मंथ्स, कैसे बोल सकते हैं हमारे मंथ्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ABCD के सबके आंसर आ गए हैं। तो अब मैं इसका आंसर आपको दिखाना चाहूँगा। देखो इसमें थोड़ा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, मेरा लिखने का तरीका थोड़ा अलग है आपको यहाँ पर। एक्चुअल अमाउंट रिसीव, ये मेरा A पॉइंट हुआ करता था, ठीक है। मैं यहाँ A का आंसर बोला तो A का आंसर आ गया 5,40,000 रुपये, ठीक है। B का आंसर था मेरा मैक्सिमम लिमिट, ये मेरा B आंसर खिलाएगा यहाँ पर कितना 3 लाख। और 10 मंथ की एवरेज सैलरी थी, मेरे C आंसर था वो कितना 2,28,000 रुपये। और D पॉइंट का आंसर था वापस 2,28,000 जो हमने सबसे लास्ट में सोल्व किया है, ये 2,28,000 रुपये अपने सोल्व किए। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि हमारे पास में ABCD सब, इनमें सब में कंपेयर करेंगे तो हम सबसे जो लोअर अमाउंट है वो हमें कर्व ऑप्शन मिलेगी, विच एवर लोअर। तो सबसे कम 2,28,000 रुपये यहाँ पर आंसर आया। तो आपको एग्जाम्प्ट जो अमाउंट है वो आंसर कितना बनने वाला है 2,28,000 रुपये। अब आपको टैक्स कितनी अमाउंट पे देना है, तो सब आपको मिले कितने थे 5,40,000 रुपये, 2,28,000 रुपये तो उसमें एग्जाम्प्ट है तो वो तो अपन लेस कर देंगे एग्जाम्प्ट अमाउंट। फिर टैक्सेबल अमाउंट कितनी हुई 3,12,000 रुपये, विच एवर लेस इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो 2,28,000 ऊपर वाला आंसर आ गया था, 5,40,000 आपको अमाउंट मिली माइनस 2,28,000 रुपये, तो 3,12,000 रुपये आपके टैक्सेबल अमाउंट हो गए। इसके ऊपर आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। इसके वर्किंग नोट्स है वो नीचे दिए हुए हैं आपको।